हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल एग्जाम लग में। आज हिंदी की एक क्लास है वर्णमाला। वर्णमाला जो कि सभी एग्जाम में पूछा जाता है। ये एसएससी जीडी में नहीं आता है, बट ये यूपी पुलिस है जैसे कि, और एसआई है, यानी सभी गवर्नमेंट एग्जाम में जहाँ हिंदी पूछी जाती है वहाँ ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल निभाने वाला है। जैसे कि हाई कोर्ट की एग्ज़ाम डेट आ गई है, तो उसी को देखते हुए हमने इस सीरीज को चालू कर दिया है। और ये सीरीज आपको जो भी आपके चैप्टर इसमें शामिल है, हिंदी वर्णमाला हो गया, वर्तनी हो गया, संधि हो गया, समास हो गया, तो ये सब की वीडियो आपको मिलती रहेगी। और वर्णमाला मात्र 2 या 3 वीडियो में ख़त्म हो जाएगा, जो कि बहुत ही बेहतरीन है। और फिर जब ये चैप्टर ख़त्म होगा तो इसके साथ भी एमसीक्यू भी आएगा। तो देखिए, सबसे पहले हम आपको बता दें कि वर्णमाला क्या होता है। वर्णमाला होता है वर्ण का सार्थक समूह। वर्णों का जो सार्थक समूह है, यानी एक माला में, जैसे कि एक माला होती है उसको पिरो दिया जाता है तो वो एक हार के रूप ले लेता है। तो इसी को एक सार्थक स्वरूप में कहा गया है कि यदि वर्णों का सार्थक समूह है तो उसे अब क्या कहेंगे? वर्णमाला कहेंगे। अब वर्णों को जो है, यानी वर्णमाला को जो है, अगर हम बात करें तो 2 भागों में बांटा गया है ना। हिंदी में वर्णमाला कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं। बता दें आपको कि वर्णमाला जो है वो 2 प्रकार के होते हैं, है ना। वर्ण जो है 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपका क्या? स्वर। क्या होता है? स्वर। दूसरा क्या होता है? व्यंजन। क्या होता है? व्यंजन। तो पहला होता है स्वर, दूसरा होता है व्यंजन। अब हम बात कर लेते हैं कि स्वर जो है कितने होते हैं। तो अगर हम स्वरों की बात करें तो स्वर हमारे 11 होते हैं, ठीक है। अगर स्वर हमारा 11 होते तो 13, लेकिन 2 नहीं काउंट किए गए, तो 11। और व्यंजन जो है वो कई प्रकार के होते हैं। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कुल व्यंजनों की संख्या, अगर आपसे कुल व्यंजन पूछ लेता है, कुछ भी नहीं कहता, तो आप बताएंगे 39, 39 बताएंगे, समझ गए। और यदि आपसे पूछता है मूल व्यंजन, क्या पूछे आपसे, इसे ये सभी फैक्ट लिख लीजिए। यदि आपसे मूल व्यंजन पूछता है तो आप बताएंगे 33। यदि केवल कुल व्यंजन पूछता है तो 39, यदि मूल व्यंजन पूछता है तो 33। और यदि आपसे स्पर्श व्यंजन पूछता है, क्या पूछता है? स्पर्श व्यंजन पूछता है। स्पर्श व्यंजन पूछता है आपसे, तो स्पर्श व्यंजनों की संख्या होती है 25। समझ गए। और यदि आपसे क्या पूछा जाए, यदि आपसे पूछा जाता है अंतःस्थ व्यंजनों की संख्या, किसकी? अंतःस्थ व्यंजन पूछे जाते हैं, तो आप बताएंगे कि 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4 होते हैं। और वो कौन से होते हैं ये भी जान लीजिए। क्यों? अंतःस्थ व्यंजन होते कौन से हैं? तो अंतःस्थ व्यंजन होते हैं या, कामा रा, या कामा रा, या हो गया, रा हो गया, ला और वा। ये 4 अक्षर होते हैं आपके अंतःस्थ व्यंजन, या, रा, ला, वा। क्लियर। और आपका अगला जो प्रकार है वो होता है ऊष्म व्यंजन। क्या बोलते हैं उसको? ऊष्म व्यंजन बोलते हैं, ठीक है। तो ऊष्म व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? तो भैया ऊष्म व्यंजनों की संख्या भी कितनी है? 4 है। अब कौन कौन से हैं ये भी जान लीजिए। तो ऊष्म व्यंजन कौन कौन से होते हैं? तीनों प्रकार के सा आ जाते हैं। पहले सिटकारी वाला सा आएगा, फिर ये वाला आएगा, खटकोर वाला, फिर इसके बाद आपका कौन सा आएगा? फिर आपका सरौता वाला आएगा। और ये तीनों सा शामिल होते हैं और हा भी शामिल होता है, तो इनको हम कहते हैं क्या? इनको कहते हैं ऊष्म व्यंजन, ठीक है। क्या कहते हैं? ऊष्म व्यंजन। इसके बाद संयुक्त व्यंजन होते हैं, आप इनके भी जानते हैं। तो संयुक्त व्यंजन की बात करें तो संयुक्त व्यंजन भी होते हैं ना। तो संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? ये भी 4 होते हैं, जो 2 अक्षरों से मिलकर बने होते हैं, आप जानते हैं। तो पहला उनमें से कौन है? छत्री है। दूसरा उनमें से कौन है? त्रिशूल है। त्रिशूल है। तीसरा उनमें से कौन है? ज्ञानी है। चौथा कौन सा है? श्रवण वाला सा है। तो ये चारों आपके किस में आते हैं? संयुक्त व्यंजन में। ये 2 अक्षरों के मेल से बनते हैं, ठीक है। तो इन्हें कहते हैं संयुक्त व्यंजन, लिख लीजिए कॉपी में। इसके बाद अगला जो है उसको कहते हैं उच्छिप्त व्यंजन या द्विगुण व्यंजन, ठीक है। उच्छिप्त व्यंजन या द्विगुण व्यंजन। उत्क्षिप्त होता है, उच्छिप्त या द्विगुण, उच्छिप्त या द्विगुण व्यंजन कहा जाता है जिनको। तो वो कितने हैं? वो भी 2 है, समझे आप।
वो कौन कौन से हैं? एक तो डा है जिसके नीचे ऐसे लगता, और एक ढा है जिसके नीचे ऐसे लगता है। ये दो उच्छिप्त व्यंजन कहलाते हैं। समझे कि नहीं समझे? ये दोनों क्या कहलाते हैं? उच्छिप्त व्यंजन कहलाते हैं। समझे आप? तो आपने देख लिया मैंने आपको क्या क्या बताया, इनको कॉपी में जरूर नोट कर लीजिए। मैंने आपको बताया कि वर्णमाला एक सार्थक समूह वर्णमाला कहलाता है। वर्णमाला दो प्रकार में बांटा गया है, एक स्वर और एक व्यंजन। स्वरों की संख्या 11 है, लेकिन व्यंजनों की संख्या अलग अलग है। कुल व्यंजन पूछता है तो आप 39 बताएंगे। अगर पूर्ण वर्णमाला पूछता है तो आप 52 बताएंगे। समझे कि नहीं समझे? लेकिन अगर वो केवल व्यंजन पूछता है तो 39 बताएंगे। और इसके बाद अगर मूल व्यंजन पूछता है तो 33 बताएंगे। अगर स्पर्श व्यंजन पूछता है तो 25 बताएंगे। अगर अंतःस्थ व्यंजन पूछता है तो 4 बताएंगे। कौन कौन से? या, रा, ला, वा। ऊष्म व्यंजन पूछता है तो 4 बताएंगे, सा, ह। अगर आपसे संयुक्त व्यंजन पूछता है तो भी 4 बताएंगे, छ, त्र, ज्ञ और ऋषि। अगर आपसे उच्छिप्त व्यंजन में पूछता है तो 2 बताएंगे। समझे कि नहीं समझे? तो ये रहे व्यंजनों के प्रकार, जैसे कि आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है ना? अब हम स्वरों के बारे में बताते हैं। किसके बारे में बताएंगे? आपको स्वरों के बारे में। चलिए नीचे स्लाइड ले लेते हैं। अब स्वर की बात करें तो स्वर हमारे 11 होते हैं। स्वरों को 2 भागों में बांटा गया है मात्रा के आधार पर। समझे? मात्रा के आधार पर स्वरों को 2 भागों में बांटा गया है। पहले को हम कहते हैं हास्य स्वर और दूसरे को कहते हैं हम दीर्घ स्वर। समझे कि नहीं समझे? यानी पहले को कहते हैं हास्य स्वर, दूसरे को कहते हैं दीर्घ स्वर। तो हास्य स्वर कितने हैं? हास्य स्वर तो 4 है, आप जानते हैं। हास्य स्वर इनकी संख्या कितनी है? 4 है। कौन कौन सी? एक छोटा आ हो गया, एक छोटी ई हो गई, एक छोटा ऊ हो गया, और एक क्या हो गया? री से ऋषि हो गया। तो ये 4 आपके किस में आते हैं? ये आते हैं आपके हास्य स्वर में। बाकी जो बच गए 7 वो किस में आएंगे? दीर्घ स्वर में। अब दीर्घ स्वर में कौन कौन से आते हैं उसको देख लीजिए। तो दीर्घ स्वर की अगर हम बात करें तो दीर्घ स्वर में आते हैं आपके बड़ा आ, ठीक है, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आए, और इसके बाद आए के बाद इसके बाद आपका आएगा ओ, फिर इसके बाद आओ। ये 7 जो आपके होंगे ये आपके दीर्घ स्वर कहलाएंगे। समझे कि नहीं समझे? तो ये संख्या पूरी हो गई 11। मात्रा के आधार पर देख लिया, और आप द्विमात्रा के आधार पर देख लिए। ठीक है कि द्विमात्रा वाले कौन होते हैं? दीर्घ होते हैं, जो जिसको गुरु भी कहते हैं 7 होते हैं। जो आपके लघु होते हैं वो 4 होते हैं, जिनको मूल स्वर भी कहते हैं, है ना? अब इसके बाद हम आपको बताएंगे कि मूल दीर्घ स्वर और संयुक्त दीर्घ स्वर क्यों कहा जाता है इन्हें। तो आप ध्यान से समझिएगा, क्योंकि मूल दीर्घ स्वर का मतलब आप जानते हैं कि वो जैसे कि आ और आ से मिलकर के क्या बनता है? बड़ा आ बनता है। तो इनको साजाती भी कहते हैं। अगर मूल को यानी लघु लघु को मिलाएंगे उससे दीर्घ बन जाता है। समझे कि नहीं समझे? लेकिन अगर हम विजाति की बात करें तो विजाति संयुक्त दीर्घ होता है। कैसे? कि अगर आ और ई को मिलाते हैं, 2 विजातियों को मिलाते हैं तो उससे ए का निर्माण होता है। यानी अगर हम संयुक्त दीर्घ पाना चाहते हैं तो 2 विजातियों को मिलाना पड़ेगा, संयुक्त करना पड़ेगा। इसीलिए इनको कहा जाता है संयुक्त दीर्घ स्वर। समझे कि नहीं समझे? दीर्घ को संयुक्त दीर्घ इसीलिए बोला जाता है क्योंकि ये अलग अलग से मिलकर बने होते हैं दीर्घ। और जो आपका क्या कहते हैं सजाती स्वर होता है, जिसको मूल दीर्घ स्वर कहते हैं, वो लघु लघु से मिलकर के दीर्घ बनाता है, इसीलिए उसे अब कहते हैं मूल दीर्घ स्वर। तो ये आई होप ये दोनों आपको समझ में आ गए होंगे। और इनके अकॉर्डिंग 2 आयोगवाह होते हैं। आयोगवाह भी आप जानते होंगे, जिसको हम एक अंग कहते हैं, एक को आहा कहते हैं। समझ गए कि नहीं? एक को अंग कहते हैं, एक को आहा कहते हैं। तो ये आपका क्या होता है? ये आपका होता है आपका आयोगवाह। समझ गए? जिसको आयोगवाह, जिनकी संख्या कितनी है? 2 है। इनको मिलाकर के 13 हो जाती है। समझ गए ना आप? तो आपने इसको समझ लिया। अब इसके बाद हम मूल व्यंजनों की संख्या जो हमने 33 बताई थी, स्वर हो गए। तो मूल व्यंजनों की संख्या में उनको वर्गों के रूप में कैसे बांटा गया है उसके बारे में समझ लेते हैं। ठीक है, यानी वर्गों के रूप में कैसे बांटा गया है तो आप इसको भी समझ लीजिएगा। तो वर्गों के रूप में जो 33 व्यंजन आपने देखे हैं उनको आप देखिएगा। पहले आपका होता है, वर्ग की बात करें तो इसको एक ट्रिक से पढ़ते हैं, कचट तप। क्या कहते हैं? कचट तप। यानी का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग, ये 5 वर्ग होते हैं, है ना? का वर्ग कहाँ से बोला जाता है? कंठ से बोला जाता है। कहाँ से बोला जाता है? कंठ से। और जो ता वर्ग चा वर्ग होता है उसको कहाँ से बोलते हैं? तालव्य से। कहाँ से बोलते हैं? तालव्य से बोला जाता है।
और जो आपका टा वर्ग होता है उसको मूर्धन्य कहते हैं। क्या कहते हैं? मूर्धन्य कहते हैं, क्योंकि मूर्धन्य होता है ना, मूर्छा आ जाती है इनको बोलने पे। और जो आपका ता वर्ग होता है उनको हम क्या कहते हैं? उनको दंत कहते हैं। जो दांत में अक्षर लड़ते हैं बोलने के समय उनको हम दंत कहा जाता है, जो ता वर्ग के अंतर्गत आते हैं। और इसके बाद हम बात करें जो आपका पा वर्ग है, जो पा वर्ग है वो कहलाते हैं ओष्ठ, क्योंकि उनको बोलने में कहीं ना कहीं होंठ जो है वो टच हो जाते हैं, इसलिए उनको होस्ट क्या कहा जाता है? ओष्ठ कहा जाता है। समझे कि नहीं समझे? तो स्पर्श व्यंजनों की कुल संख्या 25 हो जाती है, और आपको इसमें मिला लिया जाता है, जैसे कि अंतःस्थ मिला ले 4, है ना, और 4 ऊष्म मिला ले, और आपके जो है क्या कहते हैं संयुक्त व्यंजन मिला ले 4। समझ गए? और इसके बाद 2 आपके उनक्षिप्त मिला ले, तो देखो 25 4 28 4 32, और आप यहाँ देख सकते हैं आराम से पूरे हो जाएंगे। देखो 25 4 29 4 33, यानी आपको अंतःस्थ और ऊष्म को इसी में जोड़ना है, तो आपके 33 हो जाएंगे मूल व्यंजन। अब इसके बाद बात करें कि जो 4 और 2 होते हैं एक्स्ट्रा, इनको अगर जोड़ देते हैं तो 33 4 37, और 37 और 2 39, यानी कुल व्यंजनों की संख्या 39 हो जाती है। अगर हम किनको मिला देते हैं? अगर संयुक्त और उच्छिप्त को मिला देते हैं तो 39 हो जाती है, और यदि इनको दोनों को छोड़ देते हैं, केवल मूल व्यंजन की बात करें तो वो 33 होती है। यानी संयुक्त और मतलब ऊष्म और अंतःस्थ को जोड़कर कितनी आती है? 33। और यदि हम संयुक्त व्यंजन और उच्छिप्त को मिला देते हैं तो हमारी हो जाती है 39। दोनों को आपको हमने समझा दिया, ठीक है, किस रूप से 33 है और किस रूप से 39 है। और अगर स्पर्श व्यंजन पूछे तो आप 25 बताएंगे, आप जानते ही है ना। चलिए हम एक एक वर्ग करके आपको समझा देते हैं, एक एक वर्ग करके आपको समझा देते हैं। तो हम पहले का वर्ग की बात करेंगे। किसके? का वर्ग की। तो का वर्ग में क्या आता है? ये जो कंठ से बोले जाते हैं। कहाँ से बोले जाते हैं? कंठ, कंठ से बोले जाते हैं, जिसको हम क्या कहेंगे? जिनकी संख्या कितनी है? 5 है। तो पहले क्या आएगा? का, फिर क्या आएगा? ख, फिर क्या आएगा? ग, फिर क्या आएगा? घ, फिर क्या आएगा? अंग। तो ये जो 5 अक्षर आए ये का वर्ग के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। इनको पंचमा अक्षर भी बोलते हैं दोस्तों, ये वाले जो लास्ट में आते हैं, ठीक है। तो ये आपके अभी हम बताएंगे कि इसमें किसको मूर्धा मतलब किसको कहा जाता है, महाप्राण, अल्प प्राण, वो भी इसी के अंतर्गत आता है। तो आपने देख लिया कि 5 अक्षर हैं जो कि कावर के अंतर्गत आते हैं, का, ख, ग, घ, अंग, ठीक है, जो कंठ से बोले जाते हैं। आप बोलकर देखिए, इनकी आवाज कंठ से आती है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं आपके चा वर्ग की। तो जो चा वर्ग होता है, चा वर्ग के बाद भी 5 अक्षर होते हैं, आप जानते हैं। और इसको कहाँ से बोला जाता है? तालव्य से। ये तालव्य क्या काम करते हैं, है ना। तो यहाँ पर पहला क्या होगा? च, फिर क्या होगा? छ, फिर क्या होगा? ज, फिर क्या होगा? झ, फिर क्या होगा? इ, ठीक है। तो ये आपके 5 अक्षर क्या कहलाएंगे? चा वर्ग के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं, चा वर्ग हो गया हमारा। अब हम चा वर्ग के बाद हम किसकी बात करेंगे? टा वर्ग की। टा वर्ग जिसको हम क्या कहते हैं? मूर्धन्य। क्या कहते हैं? मूर्धन्य कहा जाता है। जिसमें कौन कौन आते हैं? ट, ठ। इसमें आपकी जीभ जो है वो थोड़ी सी मुड़ जाती है, जिससे आपको मूर्छा आ जाए, है ना। जैसे लग रहा है कि ड, ढ, है ना, ढ, देखो ट, ठ, ढ, ड, है ना, अड़, ये आपके होते हैं। 5 अक्षर इसमें होते हैं। समझ गए कि नहीं समझ गए? इसके बाद हम बात कर लेते हैं ता वर्ग की। अगर हम ता वर्ग की बात करें तो ता वर्ग में भी 5 अक्षर होते हैं, जिनको कहाँ से बोला जाता है? जिनको दंत से दंत से बोलते हैं, दंत से, है ना। कौन कौन से होते हैं? ता, थ, द, ध, न, ये 5 अक्षर आते हैं आपके ता वर्ग के अंतर्गत। इसके बाद हम बात कर लेते हैं, आपका लास्ट जो बचा है वो कौन सा है? पा वर्ग। कौन सा है? पा वर्ग। तो पा वर्ग की बात करें तो जिसको हम कहते हैं ओष्ठ। क्या कहते हैं? ओष्ठ। तो ये जो है वो आता है प, फ, ब, भ, मा। ये 5 अक्षर जो है ये पा वर्ग के अंतर्गत आते हैं और इन्हें ओष्ठ कहते हैं। तो टोटल आपने समझ लिया कि 25 अक्षर कौन से हैं। क्लियर हो गया? अब हम आपको बताते हैं अंतःस्थ कौन से होते हैं। तो अगर हम अंतःस्थ व्यंजन की बात करें तो अंतःस्थ, ऊपर तो हालांकि हमने बता दिया है लेकिन एक बार फिर से देख लीजिए। अंतःस्थ जिनकी संख्या कितनी है? 4। कौन कौन से होते हैं? य, र, ल और व।
ये अक्षर आपके अंतःस्थ कहलाते हैं। ठीक है, अंतःस्थ, य र ल व। इसके बाद बात करें ऊष्म व्यंजन की, तो ऊष्म व्यंजनों की संख्या भी कितनी है, 4 है। कौन कौन से, स, स ये वाला और स, तीनों प्रकार के स और ह। तो 4 ये हो गए। तो आपने देखा कि 25 ऊपर स्पर्श हो गए थे, 4 ये हो गए, 4 ये, यानी टोटल कितनी संख्या हो गई, मूल व्यंजनों की संख्या 33 हो गई, पूरी हो गई 33। यदि आप इसमें संयुक्त व्यंजन भी जोड़ लेते हैं, कौन से, संयुक्त व्यंजन, यानी जिनको हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं, यदि आप इनको भी जोड़ लेते हैं तो आप संयुक्त की बात, यदि हम संयुक्त भी जोड़ लेते हैं तो संयुक्त की संख्या भी कितनी है, 4 है। यानी कौन कौन से है, एक आपका छत्री है, एक आपका त्रित्रिशूल है, एक आपका ज्ञा से ज्ञानी है, और एक आपका स्रव है। क्या है, स्रव, क्या है आपका, स्र। यानी ये जो 4 अक्षर आपको दिख रहे हैं ना, ये संयुक्त कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, संयुक्त कहलाते हैं। समझे कि नहीं समझे। और ये 4 मिला लीजिए, और 2 हमने बताए थे आपको, कौन से, उच्छिप्त या द्विगुण। तो उच्छिप्त जो होता है, यानी हम उच्छिप्त की बात कर ले, उच्छिप्त की बात करें या द्विगुण की बात करें, उच्छिप्त कहते हैं या द्विगुण कहते हैं, तो वो 2 अक्षर होते हैं। कौन कौन से, एक डा होता है, एक ढा होता है, जिनके नीचे क्या लगती है, बिंदी। तो 2 ये हो गए। तो आपने 33 पहले देखा, और 4 संयुक्त वाले हो गए, और 2 ये हो गए, यानी 6 ये हो गए। तो 33 6 कितने हो गए, 39। यानी कुल व्यंजन पूछता है 39 बताएंगे, मूल में पूछता है तो 33 बताएंगे। क्लियर हो गया ना। तो आपको हमने समझा दिया कि कितने होते हैं, ये आपने क्लियर कर लिया। अब अगर हम आगे बात करें आपको कि स्वर की परिभाषा क्या होती है, सब तो बता दिया, लेकिन स्वर की परिभाषा अभी हमने नहीं बताई। तो अगर हम स्वर की परिभाषा की बात करें, तो स्वर की परिभाषा जो होती है वो क्या होती है, आप इस, अगर हम स्वर की परिभाषा की बात करें तो जिन वर्णों, हम बोल रहे हैं, आप लिख लीजिए, हम लिखेंगे नहीं इसमें, जिन वर्णों, चलिए लिख देते हैं क्योंकि कुछ लोग नहीं लिख पाएंगे। जिन वर्णों, समझ रहे हैं आप, सॉरी, जिन वर्णों का उच्चारण, जिन वर्णों का उच्चारण, जिन वर्णों का उच्चारण बिना बिना जिन वर्णों का उच्चारण बिना कोई अवरोध के, लिख लीजिए आप लोग, अवरोध के तथा बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होता है। ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। समझ गए ना। क्या लिखना है आपको, कि जिन वर्णों का उच्चारण बिना कोई अवरोध के तथा बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होता है, उसे स्वर कहता है। यानी हम आपको बता दें कि स्वर क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं पूरी तरह से, यानी इसमें किसी भी अक्षर का सहयोग नहीं लिया जाता है, तो उसे हम कहते हैं स्वर। लेकिन व्यंजन जो होता है वो स्वरों की सहायता से बनता है, तो उसकी भी परिभाषा लिख लीजिएगा, है ना। व्यंजन की भी परिभाषा आप लोग लिख लीजिएगा कि जो व्यंजन होते हैं वो स्वरों की सहायता से बनते हैं, तो उनको हम व्यंजन कहते हैं। व्यंजन और स्वरों के बारे में मैंने पहले समझा ही दिया है आपको। समझ गए कि नहीं समझ गए, तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है ना। तो आपने देख लिया कि स्वर और व्यंजन क्या होते हैं, स्वर व्यंजन के बारे में समझ लिया। स्वरों का वर्गीकरण जो होता है उच्चारण में लगने वाले समय मात्रा के आधार पर। ठीक है, अगर हम बताएं आपको कि उच्चारण में लगने वाले समय यानी मात्रा के आधार पर क्या होगा, तो मात्रा के आधार पर हास्य स्वर होते हैं और दीर्घ स्वर होते हैं, ये भी जानते हैं आप। तो एक मात्रिक और द्विमात्रिक, है ना। तो मात्रा के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं, एक हास्य होता है, एक दीर्घ होता है। हमने उसको बता दिया, जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय लगता है, समझ गए ना। जिन स्वरों के उच्चारण में
सबसे कम समय लगता है। अगर परिभाषा की बात करें कि हास्य स्वर की परिभाषा क्या होती है, अगर हम हास्य स्वर की परिभाषा की बात करें तो हास्य स्वर की परिभाषा क्या होती है कि ये चार होते हैं। आपको बता देना कि ये चार होते हैं, अभी पीछे पढ़ चुके हैं आप। तो इसकी परिभाषा लिख लीजिए, मैं बोल रहा हूँ कि जिन स्वरों के उच्चारण से कम समय लगता है, जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय लगता है, जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय लगता है, उन्हें हास्य स्वर कहा जाता है। जैसे कि आ, ई, उ और ऋषि, ये संख्या कितनी होती है? 4। इसके बाद आगे बात कर लेते हैं। आगे की हम बात करें जो आपकी दीर्घ की बात कर लेते हैं। दीर्घ, सबकी परिभाषा बता रहा हूं, लिख लीजिए। जिन स्वरों के उच्चारण में हास्य स्वर से अधिक समय लगता है, जिन स्वरों के उच्चारण में हास्य स्वर से अधिक समय लगता है, उन्हें दीर्घ स्वर कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप जाते हैं आ, बड़ी ई, है ना, बड़ा ऊ, ए, इसके बाद आप जानते हैं ए, फिर आप जानते हैं ओ, फिर आप जानते हैं कि औ, ये सारे क्या होते हैं? दीर्घ होते हैं। समझ गए? क्या होते हैं? दीर्घ होते हैं। अगर हम आगे की बात करें तो हम आगे की बात कर लेते हैं कि रचना के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं। अगर रचना के आधार पर बात करें तो मूल स्वर होता है, एक संधि स्वर होता है ना, जो सहायता से बनता है। अब मूल स्वर क्या होते हैं? जो वे स्वर जो अपने आप से स्वतंत्र होते हैं, है ना, जिनका निर्माण किसी अन्य से नहीं होता, उनको हम कहते हैं मूल स्वर। लेकिन संधि स्वर क्या होता है? जो दोनों की सहायता से बनता है। आप पीछे पढ़ चुके हैं, इसको ज्यादा डिटेल से नहीं जाएंगे, समझे कि नहीं समझे? तो बस आज हम इतना ही रखते हैं। कल हम इसके बारे में आगे वीडियो लेकर आएंगे, जिसमें बताएंगे सजातीय संधि स्वर क्या है, विजातीय संधि स्वर क्या है, स्वर ध्वनियों का सामान्य परिचय क्या है, जीभ के भाग के आधार पर कैसे बोलेंगे, है ना, अग्र भाग के मध्य भाग से, पश्चिम भाग से, है ना, और आगत स्वर क्या होते हैं, देवनागरी लिपि में कितने बताए गए थे, है ना, और अर्ध संवृत व्रत क्या होते हैं, अर्ध ब्रवत स्वर क्या होते हैं, विव्रत स्वर क्या होते हैं, स्वरों की संख्या इसके आधार पर कितनी है, फिर मुख खुलने के आधार पर पढ़ लेंगे। तो इस प्रकार हम स्वर को 3 वीडियो में समाप्त करने वाले हैं। और जब 3 वीडियो में आपके स्वर समाप्त हो जाएंगे तो आपको हम बेहतरीन से क्वेश्चन करवा देंगे। बस आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। ओके, टेक केयर, बाय बाय।